Dear students of class 12th English grammar and the aspirants of competitive exams of English, today in this lecture 3 हिंदी वर्जन लेक्चर आज हमारा टॉपिक है होमोफोन्स एंड होमोनिम्स। इन होमोफोन्स और होमोनिम्स की डेफिनेशन हम प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुके हैं। यहाँ पर हम सीखने जा रहे हैं कि होमोफोन्स और होमोनिम्स के अंतर्गत दिए जाने वाले ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को हम कैसे लर्न करें। ये वे इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 12 यूपी बोर्ड से और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आने वाले वर्ड्स को यहाँ पर चुनकर लिखा गया है। हमारा जो प्रयास है इन लेक्चर्स के थ्रू वह यह है कि कैसे इन वर्ड्स को आपको एक लंबे समय तक के लिए याद करवा दिया जाए। इनको लर्न करने के लिए हमें कुछ टेक्निक जोड़नी होती है और वह टेक्निक ज़रूरी नहीं है कि देखने में बहुत ही कोई विशेष रूप वाली हो, बल्कि कोई भी तुक वाली बात, कोई बेतुकी बात, कोई भी ऐसी बात जो इस वर्ड को उसके मीनिंग से रिलेट करती है से जोड़ने वाला कोई भी बिंदु हमारे लिए टेक्निक साबित हो सकता है। तो इस टेक्निक में हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी वर्ड का क्या अर्थ है और उस अर्थ के साथ इनकी बदलने वाली जो स्पेलिंग है उससे हम कैसे जोड़ सकते हैं। जहाँ तक इनके यूजेज का सवाल है, यूजेज करना इनका इडियम्स की तुलना में आसान है। तो हमारा जो फोकस है वह रहेगा इन वर्ड्स की स्पेलिंग पर और इनके मीनिंग पर, और उस स्पेलिंग के आधार पर हम कनेक्ट करेंगे कि कैसे हम उस स्पेलिंग के अंतर को लेकर के उसके मीनिंग को जान पाएँ। आइए शुरू करते हैं अपने पहले वर्ड हेल से। तो यहाँ पर हमारा है हेल, दूसरा हमारा वर्ड है हेल और तीसरा भी है हेल। तो HALE और HELL के साउंड्स में लिटिल बिट डिफरेंस है, लेकिन HALE और HAIL का साउंड एक जैसा है। तो जिनके साउंड्स एक जैसे हैं वो होमोफोन्स हैं और जो अलग तरह के हैं वो होमोनिम्स की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है कि इन तीनों में से कोई भी दो वर्ड्स एग्जामिनेशन में हमें आएंगे और उनका अर्थ हमें क्लियर करना होगा। तो अब हम देखते हैं कि HALE जो हेल है इसका क्या अर्थ है। देखिए, हेल वर्ब भी होता है, हेल एडजेक्टिव भी होता है। तो जो ये वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है मजबूर करना, कंपेल करना या पुल करना। पुल करने का मतलब पुश करना या पुश करना मतलब किसी काम को करने के लिए मजबूर करना। तो अब हमें कैसे याद रखना है कि वर्ब में ये कंपेल से कैसे जुड़ेगा, और अगर हम इसका अर्थ एडजेक्टिव की तरह से यूज़ करते हैं तो वह एडजेक्टिव के रूप में कैसे जुड़ेगा। तो सबसे पहले हम हेल को लेते हैं वर्ब के रूप में, जिसका मतलब है कंपेल करना। जब हम किसी को कंपेल करते हैं तो उसका हाल बुरा हो जाता है। तो कंपेल से वर्ड निकला हाल, हाल बुरा हो जाता है। तो HAL हाल, तो हाल से हेल बना है, इसलिए ये कंपेल वर्ब हो जाएगा। हिज फ्रेंड्स हेल्ड हिम टू स्पीक, सो उसके दोस्तों ने उसे मजबूर किया बोलने के लिए। और यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हम हेल को एडजेक्टिव की तरह से लें, हेल्दी, तो हम पूछेंगे भाई आपके हाल चाल क्या हैं, तो आप कहेंगे फाइन, बहुत अच्छे हैं, तो यानी आप हेल्दी हैं। तो इस तरह से हमने यूज़ किया माय फ्रेंड्स आर हेल एंड हार्टी। हेल एंड हार्टी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो एक साथ बोला जाता है। आप इसको यहाँ से लर्न कर सकते हैं। कभी आपको ब्लैंक में क्लॉज टेस्ट में अगर ये वर्ड्स फिल करने के लिए आते हैं तो हेल के साथ हार्ट यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमारा दूसरा वर्ड है हेल, जिसके अंदर HELL है। तो इसमें डिफरेंस आ रहा है, एक था HA वाला, एक था HAL, 3 वर्ड लेटर्स वाला ये वर्ड, दूसरे में HE के साथ LL दे रखा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे इन्फर्नो से। इन्फर्नो नर्क को कहते हैं, नर्क का मतलब है आग। तो क्या होगा कि यहाँ पर जब हम जल जाते हैं तो हमारी स्किन लाल लाल हो जाती है। तो यहाँ पर हमने इन्फर्नो को जोड़ा नर्क से, नर्क का मतलब है आग, और आग से इस स्पेलिंग को हमने एक कनेक्शन जोड़ा जिसमें है LL लाल लाल। यानी जब इस तरह का सेंस आए हेल वाला तो आप तुरंत समझ जाइए कि वह इन्फर्नो है। तो आप उसको इस तरह से यूज़ करेंगे, मे गॉड नॉट सेंड हिज सोल टू हेल, उसको हेल ना भेजें, यानी उसको नर्क में ना भेजें। तो इस तरह से हमने यहाँ पर यह सेंटेंस यूज़ किया है। इस सेंटेंस के अंदर आप देखेंगे कि इस सेंटेंस के अंदर जो हमने यहाँ पर यूज़ किया है वह क्या है, आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसके अंदर आप मे को यूज़ करते हैं।
तो यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आना चाहिए। यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लग गया है। इसके बाद हम तीसरे वर्ड पर पहुँचते हैं और ये तीसरा वर्ड हमारा क्या है? ये हमारा तीसरा वर्ड है HAIL। अब इस HAIL को हम कैसे लर्न करें? HAIL का मतलब है आइस पैलेट्स यानी ओले, और तीसरा हो सकता है टू प्रेज, अगला हो सकता है प्रेज या वेलकम। तो यहाँ हमने देखा कि जो हेल वर्ड है ये आपका ओले के सेंस में भी यूज़ हो रहा है और वेलकम करने के सेंस में भी यूज़ हो रहा है। तो इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें ये करना है कि जब हमने देखा HAIL तो इसमें हमें इसको रिलेट करना है ओलों से। अब ओलों से हमें AIL को रिलेट करना है। तो AIL ओले, ओले का मतलब है जमा हुआ पानी। अब पानी होता है वाटर, तो वाटर एक तरल पदार्थ है, तो इस तरल पदार्थ को हम OIL ऑयल से जोड़ते हैं। हालांकि यह A है और A के बाद I है और L है। सपोज कर लिया हमने ये O है तो ऑयल हो गया। तो जो ओले हैं वो एक तरल पदार्थ का जमा हुआ रूप है वाटर। तो वाटर का दूसरा जो तरल पदार्थ होता है, वाटर का दूसरा तरल पदार्थ कहना सही नहीं है, वाटर जैसा कोई दूसरा जो तरल पदार्थ होता है वो तेल होता है। तो इसमें तेल जैसे स्पेलिंग AIL आ रही है जो कि तेल ऑयल होता है। तो इससे हमें याद रह जाएगा कि ये हेल स्टोन्स की बात थी। इसके साथ साथ हम इसको वेलकम में भी यूज़ करते हैं। वेलकम का मतलब होता है किसी की तारीफ़, और तारीफ़ और वेलकम एक ही बात है। तो हम कहते हैं हेल स्टॉर्म इज़ डेंजरस। लेकिन अगर आप इसको एज ए वर्ब यूज़ करना चाहते हैं तो हम कहेंगे वील हेल आर गेस्ट टुमारो, यानी हम अपने मेहमानों का स्वागत करेंगे। तो यहाँ पर हेल आपने देखा कि ये ऑयल से हमने रिलेट करके याद कर लिया है। इसी तरह से आप वेलकम से भी इसको रिलेट कर सकते हैं कि जब आप प्रेज करते हैं तो इसमें आई आता है और इसमें आई है, जबकि दूसरे में किसी में आई नहीं है। AIL और AISE तो प्रेज वेलकम हुआ। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा सेट है स्टेयर। स्टेयर का मतलब होता है स्टेप्स। स्टेप्स मीन्स सीढ़ियाँ। तो इसमें क्या करेंगे हम? अब सीढ़ियों को हम स्टेयर से कैसे जोड़ें? हमारा दूसरा वर्ड है STARE स्टेयर। तो स्टेयर में और स्टेयर, ये जो हमारे दोनों वर्ड्स हैं, इनमें सबसे पहले हम अंतर निकालते हैं। पहला काम है दोनों वर्ड्स के अंतर को अंडरलाइन करना। पहला वर्ड है स्टेयर, तो हमने AIR और STARE, ये हमारे AIR और ARE दो अंतर हैं। अब हम इन अंतरों को जोड़ेंगे उसके अर्थ से। स्टेयर का मतलब है सीढ़ियाँ। अब जब सीढ़ियाँ होती हैं तो वह हवा में हमें ऊपर की तरफ ले जाती हैं या नीचे लाती हैं। तो इसमें एयर आ गया, तो एयर राइज और फॉल का रीज़न होता है। तो स्टेप्स हो गया सीढ़ियाँ। तो सीढ़ियों को हमने जोड़ लिया एयर से, तो एयर देखते ही हमें सीढ़ियाँ याद आ जाएंगी। इसके बाद है स्टेयर। स्टेयर का मतलब दो होते हैं। एक तो अगर हम वर्ब माने तो इसका मतलब होता है घूर कर देखना, और अगर नाउन माने तो घूरने वाली निगाह। एक देखना और एक निगाह, दोनों में अंतर है। दोनों एक जैसे अर्थ वाले लगते हैं, लेकिन एक वर्ब है और एक नाउन है। तो अब इसे कैसे याद रखें कि ये घूरना है? तो देखिए, जब हम किसी को घूरते हैं तो हम फिक्स निगाह से घूरते हैं। तो वैसे ही जो वर्ड है STAR स्टार, तो स्टार अपनी जगह पर फिक्स होते हैं, ये इधर उधर नहीं हिलते। तो घूरना मतलब निगाह फिक्स होना। तो इस तरह से हमें ये दोनों रिलेशन मिल गया कि स्टार फिक्स होते हैं यानी लुक्ड फिक्सडली या फिक्स्ड लुक। तो इस तरह से हम यूज़ करेंगे डोंट स्टेयर लाइक दिस, मुझे ऐसे मत घूरिए। आई हेट हिज स्टेयर, हिज के बाद नाउन आता है तो यहाँ पर घूरना बन गया। तो मुझे उसका घूरना पसंद नहीं है, मैं नफरत करता हूँ। जब भी आप सेंटेंस बनाएं तो सेंटेंस बनाने में ख़ास तौर से ये ध्यान रखें कि सेंटेंस आपके बहुत ही शॉर्ट हों, इजी हों और इंटेलिजिबल हों, पढ़ते ही सेंस समझ में आता हो। इसके बाद हम तुरंत अगले वर्ड पर बढ़ते हैं। वर्ड्स हमारे पास बहुत सारे हैं और हमें बिना किसी दूसरी बात में समय लगाए इन सारे वर्ड्स को पूरा करना है। हम पहुँचे सीज पर। हमारे पास दो वर्ड्स हैं SEIZE, SEIGE। तो अंतर है हमारे पास G का और Z का। अब Z से क्या सेंस निकल कर आता है? Z का जो मीनिंग है वो है होल्ड या ग्रैब करना। होल्ड या ग्रैब करना। ग्रैब का मतलब होता है थामना। जैसे कि मान लीजिए कोई छड़ी
आप थाम लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप पुस्तकें थाम लेते हैं, इस तरह से सीज होता है। तो सीज में जेड आया। अब जेड से जो दोनों वर्ड्स का डिफरेंस है उसे हमें रिलेट करना है दूसरे वाले वर्ड से। इसमें जी है तो जेड से इसके अर्थ को जोड़ना है। तो सीज माने थामना। अब थामेंगे तो भाई अगर थामना ही है तो मजबूत थामेंगे, और जब गिराना ही है तो फिर हम थामेंगे नहीं। तो इस तरह से जेड का मतलब है ज, मजबूत, मजबूत। तो जेड से मजबूत यानी थामना। तो ये जेड आपको याद दिला देगा कि थामने की बात चल रही है। दूसरा है SEIGE। सीज का मतलब होता है सराउंडेड बाय समवन, या अगर हम नाउन की तरह से लें तो सर्कल। तो सीज नाउन भी है और वर्ब भी है। तो इसका मतलब होता है घेरा या घेर लेना। घेर लेना कहोगे तो वह वर्ब हो जाएगा। यह घेरा जो है सर्कल के लिए आएगा, और एनसर्कल में वर्ब बन जाएगा, उसका मतलब हो जाएगा घेरना। तो जी से बन जाएगा घेरना, GHERNA, घेरना। जी फॉर घेरना। तो हमने जी को घेरना से रिलेट कर दिया, जेड को मजबूत के जे से रिलेट कर दिया, तो हमें याद आ जाएगा कि इनका क्या मीनिंग है। लेट्स सी द यूजेज ऑफ दीज टू वर्ड्स। ही विल सीज अ स्टिक टू वॉक, और दूसरा है सीज। द सीज ऑफ द सोल्जर्स इज स्ट्रॉन्ग, यानी सोल्जर्स ने जो घेरा डाला है वो मजबूत है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, और हमारे पास 3 वर्ड्स हैं जो लगभग कहीं साउंड से तो कहीं स्पेलिंग से एक जैसे दिखाई देते हैं। इसमें आपने क्या किया है, इसके अंदर आपने देखा पहला वर्ड DESCENT, डिसेंट। इसका मतलब है अ मूवमेंट डाउनवर्ड, यानी जब हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर वाला मैथमेटिक्स वाला क्रम आप याद करते हैं तो ये वर्ड रिलेट कर सकते हैं। यानी नीचे की तरफ आना, गिनती में घटते क्रम में जाना, जीने से नीचे आना, सीढ़ियों से उतरना, ढलान से उतरना, डिसेंट। दूसरा है DISSENT, डिसेंट। ये ई है, इसको आप समझ लीजिएगा, ये ओ नहीं है, ई है, डिसेंट, ऑब्जेक्शन। अब तीसरा है डिसेंट, नॉट डिसेंट बट डिसेंट। तो डिसेंट का मतलब होता है जेंटिल। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पहले वर्ड का मीनिंग क्या है। पहले वर्ड का मतलब है डिसेंट, जिसका मतलब है अ मूवमेंट डाउनवर्ड। अब इसको डाउनवर्ड मूवमेंट से रिलेट करना है। तो इसे डाउनवर्ड मूवमेंट से रिलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि देखिए इसके अंदर आ रहा है SCE। साइंस की स्पेलिंग जो होती है वो होती है SCIENCE। जब हम साइंस पढ़ते हैं तो साइंस के अंदर हम डायनामिक्स पढ़ते हैं, और डायनामिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि कौन सी चीज़ किस वेग से ऊपर जा रही है, किस वेग से नीचे आ रही है। तो हम उसकी स्पीड के बारे में आपने टाइम और स्पीड के भी सम्स किए होंगे। तो जिसमें SC आ जाए, SC का मतलब हो गया साइंस, यानी साइंस में आप मोशन या गति पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से आपने यहाँ पर सीखा कि किस तरह से आपका वर्ड रिलेट होता है। तो जो SC वाला डिसेंट है वह घटते हुए नीचे क्रम में आने के लिए है। दूसरे वाले में आप देखेंगे कि DISSENT है, तो इसमें DIS आ रहा है। अब हमें ऑब्जेक्शन से इस डिस को जोड़ना है, अर्थात दोनों वर्ड्स के अंतर जहां पर दिखाई देते हैं उन अंतर को उस पर्टिकुलर वर्ड के अर्थ से जोड़ना होता है। तो इसमें आया डिस, और डिस को ऑब्जेक्शन से कैसे जोड़ोगे। आप कहोगे भाई मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, प्लीज़ शांत हो जाएं। तो डिस्टर्ब में डिस आया तो आप ऑब्जेक्शन देंगे, तो इस तरह से DIS वाला ऑब्जेक्शन होगा। इसके बाद डिसेंट को जेंटिल से कैसे जोड़ें, तो आप कहेंगे भाई वो बहुत ही जेंटिल फेलो है, तो जेंटिल को आप सेंट से जोड़ेंगे। सेंट को 100 बंद मानिए, यहाँ थोड़ी देर के लिए गलत ही सही, लेकिन मान लीजिए संत। इसका वर्ड मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है, ये केवल लर्न करने के लिए आपका एक पर्याय है। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा, यहाँ पर आपने सीखा कि ये जो डिसेंट है, डिसेंट मीन जेंटिल। तो डिसेंट को जेंटिल से कैसे याद कर पाएंगे, आप डिसेंट को जेंटिल से इस तरह से याद कर पाएंगे कि इसमें संत आ गया तो यानी जेंटिल हो गया। तो अब आइए इनके यूजेज को देखते हैं। इनके यूजेज में देखते हैं ड्राइव स्लोली ऑन द डिसेंट ऑफ द हिल, क्योंकि हिल नीचे की तरफ जाएगी तो ढलान पर गाड़ी उतारने की बात है। योर डिसेंट फ्रॉम योर स्टेटमेंट्स, यू डिसेंट फ्रॉम योर स्टेटमेंट्स, तो ये वर्ब है। तो आप क्या कहेंगे कि आप जो है अपने स्टेटमेंट से हट रहे हैं, आप अपने स्टेटमेंट से विड्रॉ कर जाते हैं, आप अपने स्टेटमेंट्स पर हट जाते हैं। इट मीन्स आप अपने ऑब्जेक्शन, अपने जो भी आपका स्टेटमेंट है आप उससे हट रहे हैं।
तो यहाँ पर आपका आगे यू डिसेंट फ्रॉम योर स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर यानी जो डिसेंट है वो ऑब्जेक्शनेबल फीचर है। डिसेंट के अंदर जेंटिल है, माई ब्रदर इज अ डिसेंट बॉय। इसके बाद आता है जुडिशियल और जुडिशियस। जुडिशियल की स्पेलिंग में CIAL है, जिसका मतलब है फ्रॉम अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। जैसे आपने सुना होगा जुडिशियस इंक्वायरी, जिसमें कोर्ट की इंक्वायरी आती है। अब जुडिशियल को आप कैसे याद करें? जुडिशियस से। जुडिशियल भी एडजेक्टिव है, जुडिशियस भी एडजेक्टिव है। तो जुडिशियस का मीनिंग होता है रीजनेबल, जायज़। जैसे कि हम कहें कि भाई किसी को जायज़ डांटिए, यानी रीजनेबली डांटिए, यानी जुडिशियस इंस्ट्रक्शंस, जुडिशियस स्कोल्डिंग। तो इसी तरह से जुडिशियल। अब जुडिशियल और जुडिशियस में CIAL और CIOUS का डिफरेंस है। अब इसे कैसे रिलेट करें? तो CL का मतलब है कोर्ट से रिलेटेड, तो कोर्ट में वकील होते हैं, तो वकील में ले आता है, तो जुडिशियल में ले आया, तो इसका मतलब हो गया फ्रॉम अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो हम लिखेंगे देयर शुड बी जुडिशियल इंक्वायरी। अब यहाँ पर आया जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब होता है उचित, न्यायोचित या वाजिब। तो हम कहेंगे जुडिशियस यूज ऑफ पावर इज नेसेसरी, यानी अपनी शक्ति का एक जायज़ यूज़ बहुत ज़रूरी है। तो जुडिशियस मतलब जो उचित हो, जो समय की डिमांड को पूरा करता हो। जुडिशियल का मतलब है जिसमें कोर्ट के लोग काम करते हैं। इसके बाद हम आते हैं WAIT वेट और WIGST वेट। तो वेट आप बहुत आसान है याद करना, आपको वैसे ही ऑलरेडी याद होगा। इसका मतलब होता है इंतज़ार करना, इंग्लिश में हम कहते हैं एक्सपेक्ट करना। तो वेट के साथ फॉर ज़रूर लगाया जाए अगर हम किसी भी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी व्यक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने सीखा यू शुड वेट फॉर द रिजल्ट और WEIGST। अब इसमें कैसे याद रखें कि कौन सा इंतज़ार है और कौन सा आपका वज़न है, बर्डन। वेट मीन्स वज़न। तो I फॉर इंतज़ार और G फॉर ग्राम। ग्राम में वज़न होता है, तो इस तरह से बर्डन याद हो जाएगा। आप लिखेंगे द वेट ऑफ दिस लगेज इज़ 8 kg। तो इसका जो आपका वेट है वो 8 kg है। ये kgs में आप S लगा लीजिएगा। यहाँ पर जो हमारा अगला ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो है QUIET क्वाइट एंड QUIT क्वाइट। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अब कैसे याद रखें कि कौन से वर्ड मीनिंग का मीनिंग पर्टिकुलरली कौन सा वाला है? उदाहरण के तौर पर क्वाइट का मतलब है शांत और QUIT क्वाइट का मतलब है बिल्कुल। अब हमें ये कैसे याद रहे कि जिसमें ई पहले है उसका मतलब शांत है, जिसमें ई बाद में है उसका मतलब बिल्कुल है। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो। सबसे पहले तो साइलेंट, साइलेंट इंग्लिश में, तो इसमें बाद में टी आया तो बाद का टी वाला साइलेंट है। तो जिसमें बाद में टी आए वो साइलेंट है। तो उसी तरह का आप इजीली यूज़ कर लेंगे। जिसके अंत में, जिसके ई बिल्कुल आखिर में आया, एक्सटेंड बिल्कुल एक लेवल के बाद आया, तो वह बिल्कुल होता है। तो जिसमें ई बिल्कुल आखिर में है वह बिल्कुल है, जिसमें आखिर में टी है वो शांत साइलेंट से रिलेट कर रहा है, तो टी वाला टी वाले से, और बिल्कुल आखिर वाला का मतलब है बिल्कुल। तो हो जाएगा आई एम क्वाइट श्योर टू डू इट, यानी बिल्कुल श्योर हूँ। और व्हेन हिज फादर स्कोल्डेड ही वॉज क्वाइट, वह शांत रहा। इसके बाद आता है CITE और SIGST SITE, तीनों का ही जो साउंड है वो साइट है। अब कैसे याद रखें कि इस CITE का मतलब स्पीक करना, बोलना, उद्धृत करना, पढ़कर सुनाना है, और साइट का मतलब विज़न है, और SIT का मतलब लोकेशन या विजुअल इमेज है। कैसे याद रखें? इसको याद रखना ही एक टेढ़ा काम है, लेकिन अब ये बहुत टेढ़ा नहीं रहेगा, क्योंकि आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। इसके अंदर केवल C आया है और ITE है, तो C से हमें इसके अर्थ को रिलेट करना है। अब आप C को कैसे रिलेट करेंगे स्पीक से? तो जब आप कोई भी चीज़ बोलते हैं, जब कोई भी आप एग्जाम्पल देते हैं, तो उस एग्जाम्पल के अंदर जैसे कि मान लीजिए कि आपको बहुत सारी कहावतें कहने की आदत है, आपको किसी श्लोक के माध्यम से सुनाने की आदत है, तो आप उसको क्या करते हैं? कॉपी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कॉपी, COPY, कॉपी। कॉपी कहाँ से किया? आपने कहीं से याद किया और उसको एज इट इज़ कॉपी कर कर बोल दिया। तो C फॉर कॉपी, कॉपी मतलब सेम एज इट इज़ श्लोक को बोल देना, बिना कोई परिवर्तन किए, या परिवर्तन करने के बाद उस बात को
बोलना जो आप कहीं और से लाकर एडजस्ट करने वाले थे या करना चाहते थे। तो साइट, साइट का मतलब हो जाएगा स्पीक करना। दे साइट द श्लोकास ऑफ द गीता। तो इसके बाद आता है SIGST। साइट का मतलब है विजन, विजन मीन्स देखना या दृष्टि। तो यहाँ पर साइट नाउन है और साइट में आप देखेंगे GST आ रहा है और विजन बिना रोशनी के नहीं हो सकता, तो इसमें लाइट आएगा, लाइट साइट। तो स्पेलिंग एक जैसी सी दिखती है SIGST और LIGST, तो जिसमें लाइट जैसा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वर्ड है तो वह विजन हो जाएगा। अब SITE, साइट का मतलब है लोकेशन या आपकी विजुअल इमेज। तो साइट में क्या करेंगे, इसमें हमने IGST कैच किया, इसमें हमने C लिया, इसमें S है। तो S फॉर S को हमें जोड़ना है विजुअल इमेज से। तो लोकेशन, लोकेशन वैसे आपने सुना होगा कि इंजीनियर साहब साइट पर गए हुए हैं, तो लोकेशन मतलब जिस जगह पर काम चल रहा है। तो अब आपको S रिलेट करना है किसी भी लोकेशन से, तो अकेला S याद रहे, SIGST में हमने S नहीं लिया था, GST लिया था। तो S फॉर सिचुएटेड, कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ सिचुएटेड है, तो लोकेशन है। द वर्कर्स आर ऑन देयर साइट, हिज आई साइट इज वीक, दे साइट द श्लोकास ऑफ द गीता। तो इस तरह से हमने इनका यूज कर लिया। इसके बाद हमारे सामने एक नया चैलेंज है, पील और PEEL पील और PEAL पील। अब ये कैसे याद रखें कि EA वाला साउंड होता है और EE वाला टेक ऑफ होता है, यह छीलना होता है। यहाँ स्किन हमने लिखा है, स्किल का मतलब ये नहीं है किसी इंसान की खाल ही आप छीलने बैठेंगे, बल्कि आप बहुत सारे फलों को छीलते हैं, जैसे कि पाइनएप्पल हो सकता है, आपकी वेजिटेबल्स में तुरैयाँ हो सकती हैं, आलू हो सकते हैं। तो PEEL, तो जिसके अंदर E और E 2 बार आया वो छीलना है। अब आप इसको कैसे यूज़ करेंगे कि EE आपके छीलने से रिलेटेड है और EAL साउंड से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें देखना है कि साउंड से हम पील को कैसे रिलेट करें। अब आपने सुना होगा पील्स ऑफ लाफ्टर, तो जब इसका मतलब हुआ साउंड यानी हंसने की कह आवाज़ें, तो ये पील जो है ना, ये EAR ईयर, ईल को आप ईयर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो ईयर के अंदर साउंड आता है। तो जिसके अंदर EA आया वो साउंड वाला हुआ, जिसके अंदर EE आया वो क्या है, छिलके हैं। जब आप छिलके छुटाते हैं तो आप जो है उसको E एक बार, E 2 बार, छिलकों के लिए बार बार नाइफ आपको या पीलर आपको चलाना पड़ता है। तो इसके इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि जिसके अंदर EE है तो उसका मतलब होता है टेक ऑफ या स्किन, उसमें आपको E मीन्स एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने होते हैं, E फॉर एक्स्ट्रा, E फॉर एफर्ट्स पकाने के लिए। तो इसका मतलब हो गया PEEL पील मीन्स छिलके छुटाना। तो इससे अलग भी अगर आपको लगता है कि कोई यूजेबल टेक्निक या तुक आपको इन्हें याद करने के लिए हो सकती है, लगा सकते हैं, बट इस समय आपके लिए मुझे लगता है कि ये पढ़ लेना और सुन लेना और उसे अप्लाई करना यूजफुल होगा। प्लीज पील दीज पोटैटोज और आई डू नॉट लाइक पील्स ऑफ लाफ्टर्स। तो यहाँ पर मुझे हंसी के कह पसंद नहीं, तो नाउन की जगह पील्स आ गया, साउंड नहीं पसंद है हंसने का, और पील में छीलना हो गया, जो कि हमने प्लीज के बाद इम्पेरेटिव सेंटेंस में वर्ब के तौर पर यूज कर लिया है। इसके बाद है हमारे पास ब्रेक और ब्रेक, जिसमें एक BRAKE नाउन है और BREAK वर्ब है। तो अब कैसे याद रखें कि दोनों ही ब्रेक हैं, बट ब्रेक मतलब तोड़ना, टुकड़े करना, और BRAKE का मतलब है एक पार्ट, यानी किसी मशीन को रोकने का एक पार्ट, किसी गाड़ी को रोकने का एक पार्ट, जो कि उसको रोकने का काम करता है। अब ये कैसे याद रखें कि कौन सा वाला नाउन है, कौन सा वाला वर्ब है। तो स्टूडेंट्स, वर्ब जब आप लिखते हो तो इसका मतलब होता है तोड़ना। तो वर्ब जब आप लिखते हो तो वर्ब की स्पेलिंग क्या होती है, हमें इसकी ब्रेक की स्पेलिंग को वर्ब से रिलेट करना है। तो वर्ब की स्पेलिंग होती है VERB। तो वर्ब में क्या आया, E, और इनके डिफरेंस में क्या है, बिटवीन में E बीच में किसके आया, इस E को छोड़ दीजिए। तो E वाला वर्ब हो गया VERB, इसका मतलब हो गया तोड़ना, और BRAKE क्या हो गया इसके अंदर, ये हो गया आपका नाउन। तो अब
इस जो BRAKE है इसको ब्रेक, जैसे कि आपकी कार का ब्रेक है, बाइक का ब्रेक है, अब इसको नाउन से कैसे जोड़ेंगे आप कि यह नाउन है? तो इसको आप नाउन से जोड़ेंगे कैसे? AKE। जब कोई भी नाउन आपके होते हैं तो एक होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं, चार होते हैं। तो इस तरह से आप नाउन, तो नाउन में जब आप लिखते हैं तो NOUN नाउन, या आप अगर नाउन को और ज़्यादा हिंदी में देखें तो नाउन, तो यहाँ पर R के बाद A, क्योंकि हम उन लेटर से मीनिंग को रिलेट करते हैं जिनसे हमें अंतर लेना है। तो BRA और BRE, तो E फॉर हमने VER भी ले लिया, और नाउन बोलने में हम जब साउंड लेते हैं तो वो ना का साउंड आता है, तो यहाँ रा आ गया, ब्रा रा ब्रेक। तो इस तरह से हम याद रख लेंगे कि A वाला नाउन है क्योंकि इसमें आ आया, और E वाला वर्ब है। तो इस तरह से डू नॉट अप्लाई हैंड ब्रेक्स, डू नॉट अप्लाई हैंड ब्रेक एवरी टाइम, हर बार आप हाथ का ब्रेक यूज़ ना करें। BREAK में आप कहेंगे कि ब्रेक दिस बॉन्ड नाउ, इस बंधन को अब तोड़ दीजिए। इसके बाद हम आते हैं एडिशन और एडिशन। अब इस एडिशन में जो है यहाँ मीनिंग लिखने से रह गया है, मैं आपको यहीं ऐसे ही समझा देता हूँ। एडिशन का मतलब है आपने सुना होगा एडिटोरियल पेज, संपादक या संपादकीय, ठीक है। तो इसका एडिटर से हम जोड़कर इसको याद करेंगे। एडिशन का मतलब है वैसे संस्करण, यानी नई छपी हुई किताब। तो और एडिशन का मतलब है जोड़। अब जोड़ से हम इसकी स्पेलिंग को जोड़ना है तो ऐड जोड़ने को कहते हैं, तो जो ऐड की स्पेलिंग से बना है वो एडिशन है, जोड़। ऐड वर्ब है और एडिशन नाउन है। EDITION, हम एडिटिंग किसकी करते हैं? हम एडिटिंग उस वर्क की करते हैं जो रिटिन मटेरियल होता है। तो इसमें जब हम एडिटिंग करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई एडिट दिस बुक, तो यानी कमियां निकालिए, जहाँ जहाँ पर बातें हैं उनको सही करके लिखिए। न्यूज़पेपर में एडिटोरियल आता है, तो यानी ये सब प्रिंटिंग स्टफ है, प्रिंटिंग मटेरियल है। तो एडिट का मतलब होता है वीडियोस भी एडिट करते हैं, उसकी कमियां निकालते हैं, फिर रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर उसे हम जोड़ते हैं, तो एडिशन हुआ। यानी त्रुटि सुधार, पढ़कर सुधारना या देखकर सुधारना, तो एडिट करना। तो इसी तरह से हम कहते हैं ये नाउन बन गया, दिस इज़ द लेटेस्ट एडिशन ऑफ ग्रामर, या ऑफ एनी बुक, या कुछ भी आप अपना यूज़ बना सकते हैं। एडिशन ऑफ दीज आइटम्स इज राइट, यानी जो जोड़ लगाया गया है वह ठीक है। इसके बाद आता है SOAR, सोर का मतलब होता है तैरना। एक्चुअली आप कहेंगे हमने तो स्विम सुना है, बिल्कुल आपने सही सुना है, लेकिन यह तैरना हवा वाला है। यह पानी पर भी हो सकता है अगर बिना पंख और बिना प्रयास के आप तैर रहे हैं। आपने डेड बॉडीज़ को अगर कभी सुना है, देखा है, तो हम आपको बताएं वो पानी के ऊपर सीधे सीधे एक तख्ते की तरह से तैरती हैं। तो उस बिना पंख और बिना प्रयास के जो पानी के बहाव में बहना है वो फ्लॉट होता है, FLOAT, फ्लॉट। यही चीज़ हवा में भी होती है। कुछ बर्ड्स पंख मारते मारते कुछ सेकंड्स के लिए अपने पंखों को रोक लेते हैं और वो एकदम हवा में तैरते हुए नजर आते हैं। थोड़ी देर के लिए हम पतंग का उदाहरण लेते हैं। पतंग के पंख नहीं होते लेकिन वह फिर भी उड़ती है, लेकिन जब आपने देखा होगा कटने के बाद वह नीचे आती है तो वह सोरिंग और स्वूपिंग करती है। तो इस तरह से SOAR का मतलब हो गया हवा में तैरना, यानी फ्लोट। तो अब हमें याद कैसे करना है इस SORE को SOAR से? तो डिफरेंस बनता है OA का, और यहाँ से किसी भी लेटर को ले लीजिए, कोई भी अंतर कनेक्ट कर सकता है। तो SOAR में एयर, A फॉर एयर, इसमें SORE है, इसमें A नहीं है, इसमें A है, तो A फॉर एयर, तो एयर रेफर्स टू हवा में तैरना। SORE, अब इसमें O आया, और अब और को घाव से जोड़ना है। कैसे जोड़ें? देखिए, जब हमारे घाव होते हैं तो आपने देखा होगा वैसे तो राउंड शेप्ड होते हैं, तो ओ मान सकते हो। अगर ये आपको नहीं लगता कि अच्छा है तो आप देखिए, आपने एक टूथब्रश सुना होगा ओरल बी किस लिए काम आता है? वो आपके जैसे कि मान लीजिए कि आपके दांतों में घाव ना हो, आपके जो मसूड़े हैं वो स्वस्थ रहें, तो उनके लिए दांतों में घाव कहना सही नहीं होगा, मसूड़ों में घाव ना हो, तो उसके लिए आप उस ब्रश को यूज़ करने की कोशिश करते हैं कि वो गम्स को आपको जो है इरिटेट ना करे, वो उनको जो है कहीं छील ना दे, स्क्रैचेस ना आ जाएं, तो घाव नहीं बनेंगे। तो ओ से ओरल बी याद रखेंगे, तो ओ से आपको याद आ जाएगा घाव, और घाव से आप रिलेट करेंगे अपने
इस मीनिंग को, तो सोर तो आप यूज करेंगे ही हैज स्किन सोर्स। ठीक है, माउथ सोर्स भी होते हैं, सोर्स जो आपके मुंह में छाले हो जाते हैं वो सोर्स होते हैं। तो इस तरह से आपको याद रह जाएगा कि सोर मीन्स घाव। इसके बाद हम आते हैं OAR एंड ORE। OAR का मतलब है चप्पू, जो कि एक प्रोपेलर भी होता है, नाव को आगे चलाने में सहायक होता है। और ORE और होता है अयस्क। अयस्क मिनरल होता है जिससे हम किसी भी धातु को छान कर और सही करके शुद्ध करके निकालते हैं। तो अब हमें रिलेट करना है कि OAR को इस चप्पू से कैसे रिलेट करें। तो हम बता दें कि चप्पू वह एक टूल है जो कि नाव को चलाने में, जिसमें एक बहुत बड़ा पोल लगा रहता है, नीचे एक फ्लैट पार्ट ऑफ वुड या प्लास्टिक लगा रहता है जो पानी को पीछे प्रोपेल करने में काम आता है और ये नाव को चलाता है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो OAR, तो जब आपकी जो हवा, जब आपकी नाव चलती है तो खुले में आपने देखा होगा कि बाल हिलते हैं, हवा लगती है। हालांकि चप्पू का हवा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रिलेट हमें करना है। तो जो ये है अहेड, आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि नाव को अहेड लेकर चलता है, आगे लेकर के चलता है। तो ए आ गया तो A फॉर एयर या A फॉर अहेड, तो ये आपको चप्पू याद दिला देगा। ORE और, तो और में आप देखेंगे कि इसके अंदर मिनरल्स हैं, तो यानी ORE। इससे आप बना लीजिए कि ओरिजिनल, यानी अयस्क से जब आप बिल्कुल शुद्ध कोई धातु निकालते हैं तो आपके पास अगर सोना निकाल रहे हैं तो अच्छे कैरेट का सोना, और अगर आप आयरन निकाल रहे हैं तो ओरिजिनल। हालांकि यहाँ पर ओरिजिनल किसी धातु के लिए कहना उचित नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए जिसमें OR आ गया, इसमें शुद्ध धातु ले सकते हैं, तो शुद्ध की वजह से ओरिजिनल और शुद्ध को जोड़ा धातु की वजह से, जबकि अशुद्ध अशुद्ध की कोई बात नहीं है। तो इस तरह से आपको और धातु को याद दिला देगा, अयस्क को याद दिला देगा, और OAR जो है आपको चप्पू याद दिलाएगा। आइए अब देखते हैं इनके यूजेज को। द ओर इज यूजफुल फॉर दिस बोट, यानी ये वाला जो चप्पू है इस बोट के लिए अच्छा है। आयरन ओर इज फाउंड इन सम एरियाज, बहुत सारे क्षेत्रों में आयरन ओर हमें मिलता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ये सारे ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स स्टडी किए हैं। इन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को हमें बार बार प्रैक्टिस करना है। स्टूडेंट, दिस इज एम रहमान एंड यू हैव अटेंडेड ORAC क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इस तरह के सभी लेक्चर्स को जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और बोर्ड क्लासेस से रिलेटेड है, प्लीज़ देखते रहिए। और इस तरह के लेक्चर्स को हासिल करने के लिए आप पहला आइकन दबाकर हमारे चैनल ORAC क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब करते हैं तो ये सारे लेक्चर्स आपके पास समय समय पर पहुँचते रहेंगे और आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इसका इंग्लिश वर्जन आपकी रिक्वायरमेंट है या कहीं पर हमें हिंदी यूज़ करनी है, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और उन लेक्चर्स के बारे में भी बताइएगा जिनकी आपको रिक्वायरमेंट है लेकिन वो अभी अवेलेबल नहीं है। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग ORAC क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। थैंक्स अ लॉट।